नमस्कार प्यारे बच्चों। हम पाठ 7 पढ़ रहे थे, जल को मुक्त करो। हमने इसमें पढ़ा था कि ना उपग्रह थे, ना ही टेलीविज़न थे जब लेखक के उसमें गांव में, ना ही रेडियो थे। तो पानी को अंधाधुंध उनका प्रयोग किया जा रहा था। इस कहानी में क्या बताया गया कि हमने पानी का बचाव कैसे करना है। अब आप पेज नंबर 49 निकालेंगे, पेज नंबर 49। विज्ञान ने इतना विकास किया, जल निकालने की नई नई तरकीबें आ गई। धरती के गर्भ से बेहताशा जल खींचा जा रहा है। जगह जगह धरती को छेद दिया गया है। धरती का जल स्तर गिर रहा है। यही कुएं कभी खाली नहीं होते थे। बैसाख जेठ की चिलचिलाती धूप में ये रस स्रोत बने रहते थे। ये केवल कुएं नहीं थे, एक पूरा गांव था। गांव का चौका चूल्हा थे। गांव की कथा भागवत थे। गांव के गीत भजन थे। गांव के झगड़ा फसाद थे। गांव के हिलनी मिलनी थी। इसमें लेखक क्या कहते हैं कि विज्ञान ने अब बहुत ही तरक्की की है, बहुत ही विकास कर लिया है, लेकिन जल निकालने की नई नई तरकीबें भी आ गई हैं। धरती के गर्भ से यानी कि धरती के अंदर से बेहताशा यानी कि अंधाधुंध जल खींचा जा रहा है। जगह जगह धरती को छेद किया जा रहा है। जगह जगह धरती पर गड्ढे किए जा रहे हैं। धरती का जल स्तर जो है नीचे जा रहा है, क्योंकि उसे बार बार निकाला जा रहा है, तो उसका जो स्तर है वो नीचे गिरता जा रहा है। यही कुएं कभी खाली नहीं होते थे। लेखक कहते हैं कि यही कुएं थे जब पहले कभी खाली नहीं होते थे, लेकिन अब उसका जल स्तर इतना गिर गया है कि बैसाख जेठ की चिलचिलाती धूप में भी ये रस स्रोत बने रहते थे। यानी कि बैसाख जेठ यानी कि जून जुलाई का जो महीना होता है, तपती धूप होती है और इतनी गर्मी होती है, तो भी ये जो कुएं थे पूरे पानी से भरे रहते थे। इनका पानी कभी कम नहीं होता था। ये केवल कुएं ही नहीं थे, एक पूरा गांव थे। यानी कि उस गांव में केवल एक ही कुआं होता था। आजकल तो हर किसी के घर में टैप लगे हुए हैं, हैंडपंप लगे हुए हैं, तो लोग अपने अपने घरों से पानी का प्रयोग करते हैं। लेकिन पहले क्या था, गांव में केवल एक ही कुआं होता था, तो सारे गांव के जो लोग थे एक ही कुएं पर जाकर इकट्ठा हो जाते थे। यानी कि एक ही गांव होता था वो कुआं। तो गांव का चूल्हा चौका थे, यानी कि सारे जो गांव के लोग थे वहां जाकर बैठ जाते थे। गांव की कथा भागवत थे, वहाँ कथा भी होती थी, गीत भी गाते थे, गांव के गीत भजन भी थे। गांव का झगड़ा फसाद था। अगर किसी की कहा सुनी हो जाती थी तो वहाँ पर लड़ाई झगड़ा भी हो जाता था। यानी कि एक ही कुएं पर सब कुछ होता था। गांव की हिलनी मिलनी थी। पनघट पर मनगढ़ छलकते थे। कुएं राहगीर से लगा लगी की रस कथा थी। वहाँ अन्यारी आंखों के बाणों से घायल घायल पथिक की प्यास ही नहीं बुझती थी। यानी कि यात्री, पथिक मैंने क्या होता है, यात्री। गांव के गांव की रस कथा थे। वहां अन्यारी आंखों के बाणों से घायल पथिक की प्यास ही नहीं बुझती थी। उनका कहना था कि वहां पर जो यात्री वहां से निकलते थे उनके केवल प्यास ही नहीं बुझती थी, बल्कि उनकी आंखों की जो थकान थी वो भी दूर हो जाती थी। नव यौवन जलधार बनकर पथिक की अंजुरी में उड़ेलती जा रही थी। नव यौवन, नव यौवन किसको बोलती है, किशोरावस्था, यंग अवस्था में जलधार, जो जल की जो धारा है, बनकर पथिक यात्री की अंजलि। अंजलि क्या होता है, दो हाथों को आप जोड़ते हो तो अंजलि बन जाती है, जो मुट्ठी जिसको बोलते हैं। उसमें पानी, जैसे बिना गिलास के आप पानी पीते हो सीधा टैप से, तो उसको क्या बोलती है, अंजलि। अंजलि में जैसे नल से सीधा अंजलि उन्होंने आगे की, तो उसमें पानी डाल दिया, उनकी प्यास बुझा दी। उसकी समूची देह मैंने पूरा शरीर, उसका एक एक अंग, उसका एक एक मुद्रा रस की बूंद बनकर टपक रही है। पहले वह घिरी पर डली रस्सी बनी, फिर वह कुएं में डूबा घट बनी। यानी कि आप देखते हो कि कुएं में पानी ऐसे तो सीधा नहीं निकाला जा सकता ना, तो पहले एक बाल्टी लेते हैं, एक बकेट लेते हैं, उस पर रस्सी बांधते हैं, उसको कुएं में डालते हैं, फिर ऊपर रस्सी को खींचते हैं, तो कुएं से जल निकाला जा सकता है। फिर कुएं में डूबा घट बनी, यानी कि कुएं के अंदर वो बाल्टी को डुबोते थे, फिर पानी ऊपर आता था। फिर वह घट में छलक उठी जल की हिलोर बनी। फिर प्यासे पति की अंजलि के छिद्रों में से रिस गई बूंद बूंद। यानी कि वो बाल्टी से पानी ऊपर खींचते थे और उससे उनकी जो यात्री होते थे उनकी अंजलि में पानी डालते थे,
उसके छिद्र, यानी कि जब दो मुट्ठियों को, दोनों हाथों को आप जोड़ोगे तो उसमें जो छेद होते हैं उससे थोड़ा थोड़ा पानी रिश्ता है बूंद बूंद करके। लेकिन पथिक की उंगलियों में अब भी शेष है, जो थोड़ा बहुत पानी होता है उसकी उंगलियों में अभी भी रह जाता है, यानी कि उसकी उंगलियां अभी भी गीली होती हैं। जलधार के स्पर्श से उमंग आई सिहरन, यानी कि जो यात्री था उसकी उमंग से खुश हो जाता है। घर में सास और ननंद ने मायके वालों के ताने मारे ठहू के सुनाए तो घर की नववधु पहुंच गई कुएं पर और वह बड़ा सा आंसू बनकर चू पड़ी कुएं में। घर में सास और ननंद ने मायके वालों के ताने मारे, यानी कि नववधु आती है तो थोड़ा सा उसको हेजिटेशन होती है कि वो कुएं पर पानी लेने नहीं जाएगी, लेकिन क्या करे, उसकी सास और ननंद ने उसको ताने मारने शुरू कर दिए। तो मजबूरी में जो नववधु है, जिसकी नई नई शादी हुई है, वो कुएं पर जाती है और वो रोने लगती है, और जो उससे उसके आंसू होते हैं कुएं में गिरने लगते हैं। कुएं में वह आंसू तैर रहा है, उसका आंसू जो है कुएं में तैरने लगते हैं डूबने के लिए, और कुआं है कि उसे बार बार ऊपर उछाल रहा है, कह रहा है नहीं दुल्हन नहीं, कुलवंतनी नर। इसमें क्या कहा है लेखक ने कि वो कुआं ही कहता है कि नहीं, तुम्हारा जो आंसू है ऊपर ही तैर रहा है, नहीं नववधु नहीं, कुलवंतनी किसको बोलते हैं, सभ्य नारी को, जो सभ्य स्त्री होती है उसको बोला जाता है कि नहीं सभ्य नारी तुम आंसू मत बहाओ, नहीं मेरी बेटी तुम आंसू मत बहाओ, मैंने तुम जैसी अनेक बेटियों के आंसुओं को पिया है। ये सब कौन बोल रहा है, कुआं बोल रहा है। मैं खारा हो जाता आंसू पी पी कर, यदि मुझे माँ बनती दुल्हन की दूध धार ना मिलती। इसमें कुआं कहता है कि मैं खारा हो जाता आंसू पी पी कर, यानी कि उसका पानी खारा लगता है, यानी कि कड़वा सा लगता है। यदि मुझे माँ बनती दुल्हन की दूध धार ना मिलती, दूध की धारा ना मिलती। बहू जाओ घर जाओ दूधो नहाओ पूतो बोलो, यानी कि कुआं उसको ब्लेसिंग दे रहा है, उसे दुआएं दे रहा है, जाओ तुम सौभाग्यवती रहो, पुत्रवधु रहो, ये सब उसको ब्लेसिंग दे रहा है, उसको दुआएं दे रहा है। वह बड़ा सा आंसू फिर गगरी में भर उठता है। गगरी मैंने क्या होता है, जो उसकी मटकी होती है, गगरी में भर उठता है। कच्चे फेनिल दूध सा और नववधु सोहर गाती लौट आती है। कच्चे फेनिल दूध सा, वो दूध के समान जो नववधु है, जो नई ब्याहता है, वो सोहर, सोहर क्या होता है, जब किसी के घर में बेटा पैदा होता है तो ये गीत गाती हैं, तो उसको क्या बोला जाता है, सोहर। तो ये गीत गाती गाती लौट आती है। सास ननंद उसके स्वर में स्वर मिलाने लगती हैं, सीता के वन में लाल हुए नंदलाल, कन्हैया कोई नहीं। यानी कि जैसे नववधु खुशी खुशी आती है और वो गुनगुनाती हुई गीत गाती हुए आती है, तो सास और ननंद भी उसके स्वर में स्वर मिलाकर ये गाना गाने लग जाती हैं। गर्मियों में कुआं भाराक्रांत हो जाता है। भाराक्रांत मैंने क्या होता, थकाऊ, यानी कि उसको ना थकावट हो जाती है गर्मियों में, क्योंकि उसमें इतना पानी होता है, लेकिन अब पानी की कमी हो गई है, उसका जल स्तर जो है बिल्कुल नीचे गिर गया है। जैसे भीतर से कोई काला बवंडर उठने वाला है। बवंडर मैंने क्या होता है, तूफान, जैसे अंदर से कोई तूफान उठने वाला है, ऐसा भूभपका सा। भूभपका क्या होता है, ज्वाला, आग जो जलती है, भूभपका ज्वाला सा जागता है कुएं में से। कुएं के भीतर बैठा है मुक्ति बोध का ब्रह्म राक्षस। मुक्ति बोध का ब्रह्म राक्षस कुएं के अंदर बैठा हुआ है, जिसने ना केवल कुएं का सारा पानी पी लिया, अपितु अपने गरम गरम श्वासों से सांसों से उसे एक अग्नि कुंड में तब्दील कर दिया। तब्दील मैंने बदल दिया। अग्नि कुंड में आग का कुंड, जहां पर गरम गरम पानी उसमें बहता है, उसको उसमें बदल दिया, क्योंकि उसमें पानी तो है नहीं, जो थोड़ा बहुत है, जल का स्तर बिल्कुल नीचे गिर गया, वो एकदम धूप से बहुत ही गर्म हो गया, जो अग्नि कुंड में तब्दील हो गया, बदल गया। खाली कुएं के पास जाने से डर लगता है। जब कुएं में जीवन का प्रतीक जल ही नहीं रहा, तब कुआं ही कुआं रहेगा, वह तो भूतवा हो जाएगा। यानी कि जहां पर भूत प्रेत होते हैं, भोजपत्र का वृक्ष कहते हैं वैसे इसको, भूता को, लेकिन यहाँ पर भूत प्रेत होते हैं, यानी कि जब उसमें पानी नहीं है तो खाली कुएं के पास जाकर
क्या करेंगे, गांव के कुएं गए, सरकारी हैंडपंप आ गए। तो इसमें लेखक कहने लगे कि गांव के कुएं तो चले गए लेकिन सरकारी हैंडपंप आ गए। सरकार ने क्या किया, हैंडपंप लगा दे, बेरहमी से उन्हें चलाया जाता है। सरकार के हैंडपंप थे, आखिर कब तक चलते, कब तक साबुत रहते, कभी तो उनका वो होना ही था, कभी तो वो खराब होने थे। उनके पंजर, पंजर क्या होता है, आंतरिक ढांचा, यानी कि वो जो उनके हैंडपंप थे बिल्कुल खराब हो गए, उनके आंतरिक ढांचे, उनके जो अस्थि पिंजर थे वो सारे बिखर गए। कागज के घोड़े दौड़े तो एक आध हैंडपंप हड़हड़ाने लगा, यानी कि जैसे ही उनको चलाया, बार बार कोशिश की जाने लगी तो एक आध हैंडपंप जो था वो चलने लगा। फिर 6 महीने बाद वही हालत। तो कब तक चलता हुआ हैंडपंप, हैंडपंप पानी तो देता नहीं था, किंतु पंच, सरपंच और सब इंजीनियर को धन प्रसाद जरूर हर 6 महीने बाद बांट देता था। इसमें वो कहते हैं कि वो हैंडपंप तो ठीक नहीं होता था, हर 6 महीने बाद यही होता था। लेकिन जो पंच थे, सरपंच थे, इंजीनियर को जो हैंडपंप ठीक करने के लिए आता था उसको धन प्रसाद, यानी कि उसको पैसे जरूर देने पड़ते थे उसको ठीक करवाने के। बंदर बांट में कभी बिल्लियों की रोटी बंदर खा गया था और न्याय की तराजू लटकी की लटकी रह गई थी। अब बंदर बिल्लियों का पानी पी रहा है और बिल्लियां प्यासी मर रही हैं। आपने कहावत सुनी होगी कि दो बिल्लियां थी, वो एक रोटी चुरा कर लाती हैं, तो दोनों की आपस में लड़ाई हो जाती है। तो लड़ते लड़ते वो वहां एक बंदर आ जाता है, तो बंदर कहता है मैं तुम्हारा न्याय करूंगा। तो वो एक तराजू लेकर आता है, तो वो आधी आधी रोटी करके दोनों पलड़ों में डाल देता है। तो क्या होता है, एक में हिस्सा ज्यादा होता है तो उसमें से एक बाइट लेता है, एक टुकड़ा लेता है, बंदर खा लेता है, तो दूसरी में कम हो जाता है। इस तरह से क्या किया, बंदर ने सारी रोटी बिल्लियों की खा ली और बिल्लियां क्या हुआ, मुंह देखती रह गई। तो अब क्या है, अब बंदर बिल्लियों का पानी पी रहा है, तो अब और बिल्लियां क्या कर रही हैं, प्यासी मर रही हैं।